हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं दीपेश नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का सुपर 10 एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लेकर आए आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर। हमारी क्लास नंबर 4 है। पहले भी हम टॉप 20 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की 3 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट MP प्लस को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स के दिए थे। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। क्लास नंबर 4 है आज की हमारी सुपर 10 एकेडमी टारगेट MP पुलिस। देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा सूचकांक है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, अपन को ये बताना है। तो कौन सा सूचकांक प्राप्त हुआ है? 125वां, 126वां, 127वां या 128वां? इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में? तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 128वां स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 128वां स्थान हमको प्राप्त हुआ है। और बात करें आपसे खुशहाली सूचकांक की, और बात करें खुशहाली सूचकांक की, तो खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसमें बात करेंगे हम कितना? 118वां खुशहाली सूचकांक। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 118वां इंडेक्स, 118वां स्थान भारत को खुशहाली सूचकांक में प्राप्त हुआ है। और बात करें आपसे शांति सूचकांक की, तो शांति सूचकांक में भारत को कौन सा 115वां स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा? शांति सूचकांक। शांति सूचकांक में भारत को कौन सा 115वां स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा? 115वां। और खुशहाली सूचकांक में 118वां स्थान आपको प्राप्त हुआ है। और बात करें मानव विकास सूचकांक की, कौन सा? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। और बात करें आपसे मानव विकास सूचकांक की, तो भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130वां स्थान मानव विकास सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ है। और आपका स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा प्राप्त हुआ है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है हमको? 128वां स्थान हमको प्राप्त हुआ है। देखते हैं हम आज का अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम हमको बताना है, जो कि कब मनाया गया अंतरिक्ष दिवस? 23 अगस्त 2025 को। दूसरा वाला था, पहला वाला कब मनाया गया था? 23 अगस्त 2024 को। और 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर जाके सेफ लैंडिंग हुई थी, जिसकी उसी दिन से 23 अगस्त को सेफ लैंडिंग हुई थी। उसके बाद इस दिन को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना है। या ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष में भारत का भविष्य। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रयान, चंद्रमा पर भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या थीम थी इसकी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना। यानी कि जिसको जितना ज़्यादा प्राचीन ज्ञान होगा, उसको उसके जीवन की, उसके आगे की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो देखते हैं क्या था। 23 अगस्त को क्या था? चंद्रयान 3 के बारे में पिछली क्लास में ऑपरेशन कर चुके हैं हम चंद्रयान 3 का। आपको और चंद्रयान से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप इससे पहले वाली क्लास देखें, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा? इसकी चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कौन सा अवार्ड है? IIFA अवार्ड 2025। तो किसको दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमको? ऑप्शन नंबर ए, स्त्री 2। ऑप्शन नंबर बी, लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर सी, मडगांव एक्सप्रेस। या ऑप्शन नंबर डी, बेबी जॉन। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? कौन सा अवार्ड है? IIFA अवार्ड 2025। सबसे पहले अपन देखते हैं IIFA अवार्ड। IIFA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIFA का फुल फॉर्म होता है कि हमारा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। इंडियन फिल्म एकेडमी।
तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी हमारा IIFA अवार्ड का फुल फॉर्म होता है। और बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है IIFA अवार्ड की शुरुआत कब से हुआ था? ये इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये सन 2000 से, सन कब से? 2000 से, सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? IIFA अवार्ड की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2025 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लापता लेडीज़। जो कि लापता लेडीज़ फिल्म है, इसको IIFA अवार्ड 2025 का पुरस्कार प्रदान हुआ। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा 76वें गणतंत्र दिवस, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? इसमें भी अपन से थीम पूछी गई है। 76वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी, उसकी थीम क्या थी? क्या अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, सशक्त और सुरक्षा भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत, या ऑप्शन नंबर डी, विरासत भी विकास भी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है हमसे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पर किया गया? कौन सा ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा, जो कि कृत्रिम वर्षा कराई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ड्रोन से कराई जाती है, तो ये कहाँ पर कराई गई है? कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है हमारे भारत में? भारत का पहला जो AI ड्रोन संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया था, जो कहाँ पर किया गया था? क्या बेंगलुरु में? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। या ऑप्शन नंबर डी, पुणे? तो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या है? ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है दोस्तों? इसका प्रयोग किया गया है जयपुर में। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या सौरभ गांगुली हो जाएगा, अमित शाह, मिथुन मनास या रोजर बिन्नी? BCCI के बारे में आपको पता होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी हमारी इसकी स्थापना की गई थी सन 1928 में, जो कि ICC तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुंबई में। मुंबई में कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बात करें इसके, क्या पूछा गया हमसे? नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्या इसके नया अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? मिथुन मनास। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिथुन मनास। किसको चुना गया है नया अध्यक्ष? मिथुन मनास को। अगर बात करें मिथुन मनास से पहले की, तो मिथुन मनास से पहले वाले इनके अध्यक्ष कौन थे? तो मिथुन मनास से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मिथुन मनास से पहले इसके अध्यक्ष थे कौन? रोजर बिन्नी साहब। रोजर बिन्नी साहब कौन थे? इनसे पहले कौन थे? रोजर बिन्नी। अच्छा, ये मिथुन मनास जो है कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये अध्यक्ष है कौन से नंबर के? 37वें। कौन से अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? 37वें नंबर के अध्यक्ष हैं कौन? मिथुन मनास। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होता है मिथुन मनास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, अंजलि सिंह। या ऑप्शन नंबर डी, नेहा वर्मा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? RPF। अगर RPF को आपका फुल फॉर्म पता होगा, RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? RPF का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF का फुल फॉर्म होता है हमारा क्या? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसकी कौन बनी है महिला महानिदेशक? पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है इसकी? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा जी इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। किसकी? RPF की। तो RPF का फुल फॉर्म पूछा जाए तो RPF का फुल फॉर्म होता है क्या? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगर आज से बात करें RPF की स्थापना की, RPF की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है हमारी इसकी स्थापना होती है हमारी कब? 1959। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1959 में की जाती है।
हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए आरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा हमको इसका, नई दिल्ली। तो हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा हमको कहाँ पर, नई दिल्ली में, और स्थापना होती है 1959 में। और तो कौन बनी है पहली महिला महानिदेशक, सोनाली मिश्रा जी हमारी, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम आपका आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है। तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है, क्या ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, या ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, सबसे ज़्यादा पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है हमारा, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन बन गया है, केरल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम अपना आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहता है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग, किसने, नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। तो क्या हो जाएगा, भारत @2047 होम स्टे पर पुनर्विचार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी मेक इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, होम स्टे पर पुनर्विचार, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका होता है हमारा राइट आंसर। क्या है नीति आयोग, नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग भाई, इसका नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में जानकारी दें आपको। तो नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर बात पूछा जाए आपसे अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है हमारी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। और बात करें नीति आयोग का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ पर, नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा देखने को मिलेगा आपको, नई दिल्ली। और आपसे बात करें नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें हम आपसे, तो इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के कौन, प्रधानमंत्री साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो इसके अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, नरेंद्र मोदी जी। इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी की जगह पर कोई और होता प्रधानमंत्री, तो इसके अध्यक्ष भी कोई और हो जाते, क्योंकि इसका अध्यक्ष एक्चुअली में प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। बात करें उपाध्यक्ष की, कौन, इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है। अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी की, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी जी। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और क्या हो जाएगा, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और आपसे बात करें सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, तो इसको नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के कौन है सीईओ, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के कौन, BVR सुब्रमण्यम जी कौन है, सीईओ। तो नीति आयोग के बारे में हमने देखा क्या, इसका स्थापना देखिए हमने कब होती है, स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर हमको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा इसका। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और बात करें इसकी फुल फॉर्म की, बात करें नीति के फुल फॉर्म की, अगर कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछने को मिल सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म देखेंगे हम, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ये हमारे नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म है, जो कि NITI से दर्शाते हैं हम जिसको। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। और बात करें आपसे इसके पहले अध्यक्ष की, और बात करें किसकी? पहले अध्यक्ष की। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पहले अध्यक्ष, बात करें इसके पहले अध्यक्ष की, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष भी कौन थे? क्योंकि जबकि अपन को पता है क्या 2015 में इसकी स्थापना होती है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी कब प्रधानमंत्री बने थे? 2014 में बने थे। तो 2015 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो इसके पहले अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? हमारे नरेंद्र मोदी जी। पहले अध्यक्ष भी कौन है इसके? पहले अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे इसके? नरेंद्र मोदी जी पहले अध्यक्ष हैं। और बात करें आपसे पहले अध्यक्ष, बात करें पहले CEO, पहले उपाध्यक्ष, बात करते हैं हम पहले उपाध्यक्ष की। पहले उपाध्यक्ष जी कौन थे इसके? बात करें पहले उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष देखा हमने कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बात करें उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। अरविंद पनगड़िया साहब इनके पहले उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और बात करें पहले CEO, बात करें पहले CEO की, तो नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो इनके पहले CEO थे कौन? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। CEO, पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर जी इसके पहले कौन थे? CEO। तो हमने यहाँ पर देखा नीति आयोग के बारे में, हमने सब कुछ जाना। पहले अध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष, पहले CEO, वर्तमान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO। स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर होता है कहाँ पे? हमारा नई दिल्ली। और पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होम स्टे पर पुनर्विचार, ऑप्शन नंबर B। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? देखिए, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? 134वें डूरंड कप 2025, डूरंड कप। तो डूरंड कप का खिताब किसने जीता है हाल ही में? तो डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, या ऑप्शन नंबर D मुंबई सिटी FC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डूरंड कप किसने जीता है? ऑप्शन नंबर C। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा इसका खिताब कौन सा? डूरंड कप का खिताब जीता गया। अगर आपसे बात करें डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से डूरंड कप हमारा संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। इसके बारे में डूरंड कप है एक और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है फुटबॉल की, कौन सी होती है? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित देखने को मिलेगी आपको? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है हमारा? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मानसी, वाराणसी, हरनाज संधू, मनिका विश्वकर्मा या सनी शेट्टी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, मनिका विश्वकर्मा। किसने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा जी ने खिताब ये जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा अभ्यास है? सिलिनेक्स अभ्यास का क्या नाम है? सिलिनेक्स अभ्यास है। पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है, कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? सिलिनेक्स। तो 2025 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया, चेन्नई में किया गया, या कोलंबो में किया गया, या हम्बनटोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कोलंबो। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? कोलंबो। हर बात से पूछा जाए आपसे कि सिलिनेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जो
कौन सी सेना का अभ्यास, कौन सी सेना का युद्ध अभ्यास है? क्या जल सेना का है, थल सेना का है, या एयरफोर्स का है, या वायुसेना? तो किसका अध्यक्ष है? आपसे क्वेश्चन में ही कहा गया है बीच समुद्री अभ्यास। तो समुद्री अभ्यास का मतलब समुद्र में कौन सी सेना रहती है? हमारी नौसेना। किसका? नौसेना का ये समुद्री अभ्यास है, नौसेना का। तो सिलिनेक्स अभ्यास किसका है? भारत और श्रीलंका का। और बात पूछे आपसे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार कौन कौन से देश का युद्ध अभ्यास है? कौन सा वज्र प्रहार? वज्र प्रहार, बात करें आपसे वज्र प्रहार, बात करें वज्र प्रहार की, तो वज्र प्रहार कौन से देश का है? बात करें आपसे सिम्बैक्स, बात करें आपसे किसके? सिम्बैक्स। जो सिम्बैक्स अभ्यास है, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास है, ये कौन कौन से देश का है? वज्र प्रहार, सिम्बैक्स। और अब बात करें आपसे गरुड़, कौन सा? गरुड़। बात करें आपसे वरुण, गरुड़ वरुण। बात करें आपसे कौन सा? शक्ति। तो गरुड़, वरुण और शक्ति ये किस किस देश के युद्ध अभ्यास हैं? इनके बारे में हम बात करेंगे। तो वज्र प्रहार किस किस देश का है? वज्र प्रहार है किसका? हमारा भारत और जापान। किस किस का है? सॉरी, भारत और अमेरिका। भारत और किसका है? अमेरिका का है। भारत और किसका है? अमेरिका। वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और बात करें सिम्बैक्स की, तो ये किस किस के बीच में होता है? तो सिम्बैक्स होता है भारत और सिंगापुर। किस किस में होता है ये होता है किस किस में? भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स यानी कि सिंगापुर, सिम्बैक्स सिंगापुर। नाम भी आपको सेम सेम शुरू वाला वर्ड सेम देखने को मिलेगा, जिससे जल्दी आ जाएगा। सिम्बैक्स सिंगापुर, सिंगापुर। आपसे पूछें गरुड़, वरुण और शक्ति, ये किस किस देश का है? गरुड़, वरुण और शक्ति, तो ये किस किस देश का अभ्यास हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा किस किस का? भारत और फ्रांस का। भारत और फ्रांस का। गरुड़, वरुण और शक्ति ये किस किस का है? भारत के साथ, भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस का। एक और ग्रुप युद्ध अभ्यास होता है हमारा, एक और कौन सा? एक होता है हमारा कौन सा? धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। बात करें आपसे धर्म गार्जियन की, तो धर्म गार्जियन किस किस देश के बीच होता है? होने वाला युद्ध अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किस किस देश के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन होता है हमारा किस किस के बीच? भारत और जापान। धर्म गार्जियन किस किस के बीच होता है? भारत और जापान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, भारत और जापान, भारत और जापान। तो अपन ने कुछ युद्ध अभ्यास देखे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, गरुड़, वरुण या शक्ति, ये तीनों में से किसी की भी बात करें तो वो किस किस के बीच होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन की बात करें तो धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। तो यहाँ पे अपन से पूछा क्या था? सिलिनेक्स। और सिलिनेक्स की बात करें तो किस किस का? भारत और श्रीलंका का, जो किसने कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोलंबो में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना आज का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा? इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? किसका? इसरो का। इसरो के बारे में हम पिछली वीडियो में भी आपको पूरी पिछली क्लास में सारी जानकारी इसरो के बारे में दे चुके हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका प्लेटफॉर्म, इसका हेडक्वार्टर, इसरो के बारे में आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 2025, 12 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025 या 20 अगस्त 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जैसा कि आपको पता है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। तो स्थापना के दिन ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त को हुई थी, तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2025 को। कौन सा बनाया गया है? 56वां। अगर आपसे पूछा जाए कि 56वां इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया? 2025 में मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 56वां। ये हमारा इसरो का क्या है? इसरो का लोगो है। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा लोगो है हमारे इसरो का, जो कि क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सितंबर 2025 में कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि क्या, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2023 का किसे दिया गया? क्या मोहनलाल को दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, आमिर खान, सलमान खान? तो किसको दिया गया है? और क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए। किसको दिया गया है? मोहनलाल जी को ये
पुरस्कार दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, जो कि कब दिए गए 2025 में। 2025 में भी कब, सितंबर में। तो इसकी बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत होती है कब, 1969 में इसकी शुरुआत होती है। पहली प्राप्तकर्ता, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता की आपसे अगर बात करते हैं हम, तो पहली प्राप्तकर्ता कौन है, देविका रानी। पहली प्राप्तकर्ता कौन है, देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, राशि की बात करें हम, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है, तो राशि दी जाती है कितनी दोस्तों, 10 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है, और एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, और एक शॉल इसमें दिया जाता है। पहली प्राप्तकर्ता कौन थी, देविका रानी थी। मंत्रालय, मंत्रालय कौन सा होता है इसका, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आपने नाम तो सुना ही होगा, सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा। कोई भी फिल्म थिएटर में चलने से पहले सेंसर बोर्ड से हमको अनुमति लेनी पड़ती है। जब तक कि सेंसर बोर्ड उस फिल्म को देख ना ले, उसको फिल्म को उसका रिव्यू ना ले ले, जब तक हम फिल्म को थिएटर में नहीं चला सकते हैं। तो सेंसर बोर्ड क्या होता है, फिल्म को सेंसर बोर्ड से हम अनुमति लेने के बाद ही फिल्म को थिएटर में चला सकते हैं। अगर उसको सेंसर बोर्ड को ऐसा लगता है कि इस फिल्म में कोई भी सीन ऐसा है जो कि समाज के हित में नहीं है, या उसमें समाज के बारे में कुछ गलत कहा गया है, तो उसको पहले कट किया जाता है, उसके बाद ही सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म को उसमें चलाने का, थिएटर में चलाने का दिया जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो NATO, क्या था हमारा, नाटो। तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है, बैंकॉक थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो ब्राजील, या ऑप्शन नंबर सी द हैग जो कि नीदरलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आयोजन कहाँ पे किया है, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर है हमारा द हैग। कहाँ पे किया गया है, नीदरलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हैग, नीदरलैंड का शहर है, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। किसका, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो अगर बात करते हैं हम नाटो शिखर सम्मेलन की, नाटो के बारे में बात करते हैं हम। नाटो एक संगठन है, नाटो एक संगठन है। और बात करें नाटो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है कब, 4 अप्रैल। स्थापना कब होती है इसकी, 4 अप्रैल 1949। कब होती है इसकी स्थापना, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। और बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है हमारा क्या, नाटो का फुल फॉर्म देखते हैं हम क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है, किसकी, नाटो की। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, नाटो का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ का शहर है, बेल्जियम का शहर है ब्रुसेल्स। कहाँ पर, बेल्जियम। कहाँ पर, बेल्जियम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द हैग, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का अपना, क्वेश्चन नंबर 16। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है। तो SSB का नया महानिदेशक पूछा है हमसे, SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है, संजय सिंघल, दलजीत सिंह चौधरी, रश्मि शुक्ला या अनीश दयाल सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। किसको नियुक्त किया गया है, नया महानिदेशक SSB का संजय सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। बात करें आपसे SSB की स्थापना कब होती है, भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में इसकी स्थापना होती है। 1963 इसकी स्थापना कब होती है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म होता है हमारा सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब होती है, 1963।
ये प्रमुख रूप से सशस्त्र सीमा जो बल होता है, जो प्रमुख रूप से भारत की नेपाल और भूटान की जो सीमा है उसकी सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है। कहाँ की सुरक्षा की जाती है? एसएसबी के द्वारा प्रमुख रूप से नेपाल और भूटान की सुरक्षा, भूटान की सीमा की सुरक्षा यहाँ से इसके द्वारा की जाती है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने गए? नए महानिदेशक संजय सिंघल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? पुरस्कार का नाम क्या है? की टू द सिटी पुरस्कार। पूछा जाए आपसे, की टू द सिटी पुरस्कार किस देश ने दिया है मोदी जी को? साइप्रस, आर्मेनिया, अर्जेंटीना या ग्रीस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने दिया है? अर्जेंटीना के द्वारा मोदी जी को की टू द सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? कौन थे? कौन से उपराष्ट्रपति थे? किसने दिया इस्तीफा हाल ही में? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है हमारे पद से, इनके बाद नए उपराष्ट्रपति भी नियुक्त हो चुके हैं अब तो इनका कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के, 14वें नंबर के, 15वें नंबर के या 16वें नंबर के? तो नए उपराष्ट्रपति जी हमारे जो कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 14वें नंबर के ये थे। और ये 14वें नंबर के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो 15वें नंबर के इनके बाद कौन बनाए गए हैं? 15वें कौन बनाए गए हैं? इनके बाद 15वें कौन राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन बनाए गए हैं नए उपराष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति जी बनाए गए हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन। और बात पूछा जाए आपसे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट्स, पहले उपराष्ट्रपति। तो फर्स्ट कौन से थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन से थे? क्या? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्म दिवस, जो कि हम 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? और आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर। कब हुआ था? 5 सितंबर। 5 सितंबर कब हुआ था? 1888 में। कब हुआ था इनका जन्म? 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1888 में, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनकी याद में हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। तो नए कौन बन गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। जो जगदीप धनखड़ थे, इनने इस्तीफा दे दिया, वो कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर नाम इसका कर दिया गया है। तो क्या महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या असम है? तो ये इस्लामपुर किस राज्य में स्थित था, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर कर दिया गया है। अपन से पूछा क्या ये किस राज्य में स्थित था? तो किस राज्य में स्थित था ये? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। इस्लामपुर का नाम क्या बदल कर दिया गया है? ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो ईश्वरपुर जो किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा? देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? सितंबर 2025 तक, यानी कि ये सितंबर 2025 में रिटायरमेंट भी इसका हो चुका है। किसका? इस लड़ाकू विमान का, जो कि कौन सा लड़ाकू विमान है? क्या सुखोई Su-30 है, मिराज 2000 है या MiG-21 है या जगुआर है? तो कौन सा ये लड़ाकू विमान है? इसका क्या नाम है जिसको सितंबर में रिटायरमेंट इसको कर दिया गया है? तो ये कौन सा विमान है हमारा? MiG-21। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? MiG-21। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? MiG-21 जो विमान है, जिसको सितंबर में क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया गया है। तो ये कौन सा विमान है हमारा? MiG-21। कौन सा है? MiG-21। MiG-21 का कौन सा विमान है? ये आपको चित्र देखने को मिल रहा है, फोटो देखा होगा आपने, जो कि भारत का पहला सुपरसोनिक विमान था। पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। कैसा था ये? पहला सुपरसोनिक था ये। कैसा? पहला सुपरसोनिक। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। कैसा था? पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। अच्छा, सुपरसोनिक की बात करें, सुपरसोनिक होता क्या है? तो जिसकी स्पीड हवा में ध्वनि से भी तेज स्पीड होती है,
वो उसे कहते हैं हम सुपरसोनिक। ध्वनि से भी तेज स्पीड इसकी थी हवा में। हवा में ध्वनि की स्पीड लगभग 1312 के आसपास ऐसी कुछ होती है, लगभग स्पीड 1312 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड इससे भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये कैसा था, पहला सुपरसोनिक था। और बात करें इसको भारतीय सेना में एयरफोर्स में कब शामिल किया गया था, इसको एयरफोर्स में कब शामिल किया गया था, तो इसको एयरफोर्स में कब शामिल किया गया था, इसको 1963 में। 1963 में इसको एयरफोर्स में हमको देखने को मिला था। ये 1963 में इसको शामिल किया गया था, जो कि अब 2025 में इसका क्या हो गया है, रिटायरमेंट इसका हो चुका है। हवा की गति कितनी थी, 1235 के आसपास है, और ये इसकी गति इससे भी ज़्यादा है। तो ये कैसा विमान है, भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। तो आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे यहीं पे समाप्त। क्या आंसर था हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आपके लिए लेकर आते हैं हम टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास को समाप्त करने से पहले आपके लिए 2 लाइन है कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से न पूछो कि नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर को और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो निशाना साध लिया है मंजिल का, तो बाकी हम बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता है, हम सफलता को लेके ही रहेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे एक नई टॉप 20 क्वेश्चन के लिए की करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। जय हिंद।